गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आज है हमारे साथ प्रवीण कुमार जी, जो कि हैं ग्रो वाइट के डायरेक्टर। 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ आते हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के अंदर। तो जिस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, तो दर्शकों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। आगे क्या करना चाहिए, रिडीम करना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए, ट्रेडर बनना चाहिए हमको या इन्वेस्टर बनना चाहिए। तो इन सभी सवालों के जवाब देंगे आज प्रवीण जी। जरूर मैम, मैं कोशिश करूंगा कि सारे सवाल का जवाब दे सकूं और रिटेल इन्वेस्टर को जो भी सवाल है, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी शंका है, उनको मैं दूर कर सकूं। तो सबसे पहला सवाल जो सबके मन में अभी चल रहा है, वो है कि एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को अभी कैसे किया जाए। इक्विटी को बढ़ाया जाए, डेट को बढ़ाया जाए, रीशफलिंग करनी चाहिए इस समय या फिर नहीं? मैम, इक्विटी परसेंटेज ये ना कस्टमर टू कस्टमर वैरी करता है। अगर एक यंग एज के कस्टमर हैं, 40 साल से कम हैं, तो उनको इक्विटी की परसेंटेज डेफिनेटली अपनी नेक्स्ट 3 से 6 महीने में 70-80%, इवन 90% तक ले जानी चाहिए। और अगर यंग एज से ज़्यादा एज है, लाइक कि 60 साल के करीब हैं, तो उनको अपनी इक्विटी परसेंटेज अभी, अगर एग्रेसिव है वो भी, तो 60-65 रखनी चाहिए। अगर वो डिफेंसिव है और उनकी इनकम सारा उसी पे डिपेंड करता है, तो उनको 40-45-50 के करीब रखनी चाहिए, वो भी लार्ज कैप ओरिएंटेड। ताकि उनको अगर मार्केट मार्केट किसी को नहीं पता होता कि बॉटम हुआ नहीं हुआ, यहाँ से 90 जाएगा कि यहाँ से 60 जाएगा। बट बहुत सारा जो डेटा है वो जो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ऊपर ही रहनी चाहिए। बट जिस तरह से सितंबर 2024 के बाद से बाजार गिरा है और ड्रास्टिक स्मॉल मिड कैप ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, सेक्टोरियल फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, इवन लार्ज कैप ने नेगेटिव रिटर्न काफ़ी दिया है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रिटेल इन्वेस्टर का हो या सबका जरूर गिरा है। तो अभी यही करनी चाहिए कि आप अगर पोर्टफोलियो रिसफलिंग की बात कर सकते तो आप कर सकते हैं, जो फंड आपको अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है और उसी सेगमेंट में अगर आपको रखना है लार्ज कैप में ही, और लार्ज कैप वो अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसकी वजह जानिए कि क्या फंड मैनेजर चेंज हुआ है, क्या उसकी पोर्टफोलियो में मेजर चेंजेज हुए हैं, क्या उसका किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में ज़्यादा वेटेज तो नहीं है जिसकी वजह से वो अंडर परफॉर्म किया या बहुत ज़्यादा गिरा है। तो रिसफल करने का टाइम है, कर सकते हैं अगर नहीं चल रहा है वो फंड तो। लेकिन स्मॉल कैप में ही रखना है अगर, और स्मॉल कैप गिरा है, तो स्मॉल कैप सब गिरे हैं, चाहे वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, किसी का भी कंपनी का सबका गिरा है। तो आप देख सकते हैं कि वो जो बहुत ज़्यादा गिरा है, तो उसको हटा के आप स्मॉल कैप जो कम गिरा है या जो फ्यूचर जिसकी अच्छी लग रही पोर्टफोलियो अच्छी, वहाँ पे कर सकते हैं। तो अब जो आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है न्यूज में, वो है टैरिफ वॉर, जो ट्रम्प और पूरी दुनिया के अगेंस्ट चल रहा है। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ग्लोबल सिचुएशन को रखते हुए? मैम, टेरिफ पिछले, जब से ट्रम्प साहब का गवर्नमेंट आया तब से हम लोग को लगता था कि भारत और अमेरिका का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, टेरिफ हम लोग पे नहीं लगाएगा। बट ट्रम्प साहब ऐसे हैं कि वो एक लेगेसी कायम करना चाहते हैं। वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो यूएस की सिटीजन के लिए बहुत ही अच्छी है, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स कम करना हो, टेरिफ लगाना हो, या सिटीजनशिप की बात हो, तो वहाँ की जनता के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन टेरिफ लगाना ये दो धारी तलवार है, यूएस को भी इम्पैक्ट करेगा बुरी तरह, और इंडिया को भी, या जिस कंट्री पे लगाएंगे उस पर भी इम्पैक्ट करेगा बुरी तरह। अगर ये टेरिफ वॉर चलता रहा तो इन्फ्लेशन वहाँ शूटअप होगी, बहुत ज़्यादा वहाँ के कंज्यूमर परेशान होंगे, और साथ साथ में इकोनॉमिक एक स्लो डाउन की ओर, रिसेशन की ओर मूव कर सकती है। बट ये उनको भी पता है, और जो काउंटर पार्टी कंट्री है उनको भी पता है कि टेरिफ वार करने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो आपस में बीच की एक नेगोशिएशन रास्ता निकलेगा, जिससे विन विन सिचुएशन होगा सबके लिए। शॉर्ट टर्म में ये जरूर थोड़ी सी इकोनॉमी को स्लो डाउन कर देगा, बट इंडिया को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा स्टेप अभी लिया है या लेने वाले हैं, जिससे वो टेरिफ जो इंडिया लगा रही थी उस पर भी रिडक्शन की बात कर रहे हैं। या जिसे ऐसे कुछ, जैसे जयशंकर साहब ने भी बताया है कि ब्रिक्स में हम वो कुछ ऐसे चीज़ नहीं करने वाले हैं जिससे कि डॉलर पे कुछ इम्पैक्ट हो, वीकेंड हो। तो ये बीच का कोई रास्ता निकलेगा। शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट जरूर हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही इंडिया को मिलेगा। ये तो हो गई ग्लोबल क्यूज की बात। हाँ जी। अब आपके हिसाब से इंडिया का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इकोनॉमी का किस तरफ चल रहा है? मैम, इंडिया को लेके जहाँ तक मेरा पोस्ट इंटरव्यू या वीडियोस देखेंगे,
तो सब में हमेशा इंडिया की इकोनॉमी अच्छी हालत में मैंने बताया है, और अभी भी मैं हाईली कॉन्फिडेंट हूँ। 2015 से लेके 2025 तक की सिचुएशन को देखेंगे तो जो जीडीपी की ग्रोथ हुई है 105% के करीब ग्रोथ हुआ है। 2.1 ट्रिलियन से 4.2 ट्रिलियन की और जंप हुआ है, और ये अनुमान लगाया जा रहा है 2030 तक हम लोग थर्ड इकोनॉमी बन जाएंगे। 8-9 या करीब करीब 10 ट्रिलियन इकोनॉमी हम लोग पहुंच जाएंगे। अगर दूसरे फैक्टर लेते हैं, अगर जीडीपी की डेटा देखते हैं तो हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, अभी भी हम लोग का जीडीपी 6.5 से ऊपर ही है। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल में है। इसी वजह से आरबीआई ने रेट कट किया 25 पैसे, जिसकी वजह से लिक्विडिटी सिस्टम में बढ़ी। हमारी बैंकिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग है जिसकी वजह से लोगों के पास पैसे पहुंच रहे हैं। अभी जो बजट में डिसीजन लिया गया वो बहुत ही अच्छा बजट रहा है। इस पे कैपेक्स और कंजम्पशन दोनों को बैलेंस करके दिखाया गया है। जो 12 लाख की छूट दिया गया है, मैम अगर आपका 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया या किसी का 5 लाख रुपया टैक्स बचेगा ये अप्रैल और मार्च से, तो क्या करेंगे लोग? आइदर उसको खर्च करेंगे कहीं पे, चाहे गाड़ी लेंगे, मोबाइल लेंगे, घर लेंगे या घूमने जाएंगे, कपड़े लेंगे, कुछ भी करेंगे, इससे कंजम्पशन बढ़ेगी। कंजम्पशन बढ़ेगी तो अर्बन कंजम्पशन बढ़ाना ही मकसद है, ग्रो कराना। अगर कोई सेव करके बैंक में रखेंगे तो वहाँ की लिक्विडिटी बढ़ेगी, बैंकिंग सिस्टम के पास लिक्विडिटी होगी, जिससे वो आगे ज़्यादा लेंड कर सकेगा, फिर इकोनॉमी ग्रो करेगा। कोई लोग ये भी करेगा कि थोड़ा सा उस पे से खर्च कर ले, थोड़ा सा उसको वापस इन्वेस्टमेंट कर दे, चाहे एफडी के रूप में हो, इंश्योरेंस के रूप में हो, म्यूचुअल फंड हो, कहीं भी हो, तो वो वापस इसी फाइनेंशियल सिस्टम में आएगा और फिर से वहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो रेट कट आगे और आरबीआई कर सकता है, ये हम लोग अच्छे सिचुएशन पे हैं। और अगर नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं आप कि बैंकिंग सिस्टम हम लोग इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। पीछे कई सारे बैंक यूएस में भी या कई और कंट्री में बैंकरप्ट भी हुए थे, बट इंडिया में ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ है जिसकी वजह से कि हमें दिक्कत हो। कोई बैंक जिसे पीछे 1-2 बैंकों में इशूज आए थे, बट उसको बहुत ब्यूटीफुली सीताराम मैडम ने हैंडल कर लिया था, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं किसी कंट्री का, तो डेट टू जीडीपी रेशियो देखते हैं तो इंडिया का सबसे लोवेस्ट है, हम लोग का सुधार ही ज़्यादा नहीं है। तो ये कह सकते हैं पोस्ट कोरोना कि इंडिया बहुत अच्छा सिचुएशन पे है और हमें अच्छे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारी ग्रोथ अभी कंटिन्यू रहेगी एक डिकेड तक, और जो इंसान जो भी लोग इस इन्वेस्टमेंट की घड़ी में, इस अमृतकाल की घड़ी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, वो जरूर इस रेलगाड़ी को मिस कर जाएंगे। अभी आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर का यही संदेश चाहिए रिटेल इन्वेस्टर को कि जो इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं वो जरूर एसआईपी के माध्यम से, एसटीपी के माध्यम से, चाहे म्यूचुअल फंड में हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट में हो, चाहे इंश्योरेंस में हो, कहीं भी आप इन्वेस्ट करें, चाहे मेरे थ्रू इन्वेस्ट करें या जहाँ आप रहते हैं वहाँ नज़दीक की बैंक में जाके कहीं भी इन्वेस्टमेंट जरूर करें। म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। जय हिंद, जय भारत।